मेरे दोस्त को किडनैप तो कर लिया, लेकिन उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नितेश ने ईशान के लिए कहा और ईशान की आंखें फट गई। क्या होगा अब आगे, आज के एपिसोड में आपका मैं मनदीप सुकून एफएम पर स्वागत करता हूं। आप सुन रहे हैं कहानी अंडर कवर अमीरजादा। दोस्तों, अमीरजादा कहानी के एपिसोड नंबर 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और हमें बताना कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है। चलिए हम शुरू कर रहे हैं कहानी। उसका यह ऑर्डर सुनते ही गुंडे ने उन रईसजादों को कुर्सियों पर धकेल दिया और उन्हें मोटे मोटे रस्सियों से जकड़ दिया। मोहित और साहिल तो डर के मारे फूट फूट कर रोने लगे। साहिल ने गिड़गिड़ा कर कहा, नितेश भाई हमें छोड़ दे, तुम कहोगे हमारे डैड से हम करवा देंगे, प्लीज हमें मत मारना यार। तभी नितेश ने चिल्ला कर कहा, चुप रहो तुम सब। इसके बाद नितेश ने ईशान का फोन अपने हाथ में लिया। तभी पीछे से ईशान ने कहा, भाई 2580। उसकी यह बात सुनकर नितेश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और आगे से ईशान ने अपनी आंखें इधर उधर घुमाकर अनजान बनकर कहा, मेरे फोन का पासवर्ड है। उसकी यह बात सुनकर आगे से नितेश के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए ईशान के फोन को अनलॉक किया और सीधा ईशान के पिता संजय मेहरा को वीडियो कॉल मिला दिया। कॉल मिलाते ही उसके चेहरे पर वही खूंखार शैतानी और गुस्से भरे भाव वापिस आ गए। इसके कुछ ही सेकंड के अंदर संजय मेहरा का चेहरा स्क्रीन पर आ गया और वो अपने ऑफिस में बैठा था। उसके चेहरे पर जीत का गुरूर था। संजय मेहरा ने वीडियो कॉल ऑन किया और पूछा, हाँ ईशान बेटा, क्या बात है, पार्टी कैसी चल रही है? लेकिन स्क्रीन पर ईशान के जगह नितेश का वो खूंखार शैतानी और गुस्से से भरा चेहरा देखकर संजय मेहरा की होश उड़ गई। उसका गुरूर पल भर में गायब हो गया था। उसने घबरा कर पूछा, नितेश, तुम ईशान के फोन से, ईशान कहाँ है? संजय मेहरा की आवाज बुरी तरह से कांप गई थी। तभी इधर से नितेश ने बिना कुछ बोले फोन का कैमरा घुमाया और संजय मेहरा को कुर्सियों से बंधे हुए ईशान और उन सभी बिजनेसमैन के बेटों को दिखाया जिनके सिर पर बंदूकें तनी हुई थी। लड़के कैमरे में देखकर रो रहे थे। संजय मेहरा यह नजारा देखकर अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसका चेहरा पसीने से भीग गया था। उसने चिल्लाकर कहा, नितेश, हरामजादे, ये तूने क्या किया? मेरे बेटे को छोड़ दे अभी के अभी, वरना मैं इसी वक्त पुलिस को। तभी नितेश ने अपनी कड़क आवाज में कहा, चिल्लाना बंद कर संजय मेहरा। नितेश की गूंजती हुई आवाज फोन के स्पीकर से भी संजय मेहरा की रूह कपाने के लिए काफी थी। इसके बाद नितेश ने फोन वापस अपने चेहरे के सामने किया और बड़ी सर्द खौफनाक आवाज में धमकी देकर कहा, अगर तूने पुलिस का पै भी मुंह से निकाला ना मेहरा, तो मैं कसम खाता हूं, ये जो तेरे और तेरे दोस्तों की औलाद जो यहां बैठी है, इनके सिरों में इतने छेद करूंगा कि पुलिस इनकी लाश पहचान नहीं पाएगी। तूने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है संजय मेहरा। उसकी ये धमकी सुनकर आगे से संजय मेहरा ने हड़बड़ा कर कहा, तुझे तुझे क्या चाहिए नितेश? देख, मेरी दुश्मनी तेरे बाप अग्रवाल राकेश से है। मैंने तो बस उसे कमजोर करने के लिए। तभी नितेश ने उसकी बात बीच में काट कर कहा, तेरी दुश्मनी जिससे भी हो, मुझे कोई परवाह नहीं। राकेश अग्रवाल जहन्नुम में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तूने उन गंदे फॉरवर्ड ब्लॉग्स में मेरी माँ की कंपनी अग्रवाल एंड अग्रवाल्स का नाम कैसे लिया? मेरी माँ के लीगल बिजनेस को तूने अंडरवर्ल्ड का पैसा कैसे बता दिया? तेरी ये जुर्रत कैसे हुई मेहरा? उसकी ये बात सुनकर आगे से संजय मेहरा अब समझ चुका था कि उसने सोते हुए शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है और अब उसकी जान उसके बेटे की जान पर आ बनी है। उसने सफाई देने की कोशिश करके कहा, नितेश, वो
वो तो मैंने बस राकेश अग्रवाल पर दबाव बनाने के लिए लिखा था। मेरा तेरी माँ की कंपनी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने तो ये सब विपक्षी नेता ललित यादव के कहने पर किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि राकेश अग्रवाल और अग्रवाल एंड अग्रवाल सत्ता में बैठी पार्टी को भारी फंड देते हैं, और अगर मैं उनको बदनाम कर दूं तो मौजूदा पीएम पर यह इल्जाम लगाएगा कि उसके अंडरवर्ल्ड डॉन से कनेक्शन है और उनकी सरकार सत्ता से हट जाएगी। और जब ललित यादव की सरकार बनेगी तो वो मुझे भी एक मिनिस्टर का पोस्ट देंगे। इस लालच में मैंने ये सब किया है बेटा। प्लीज तुम मेरे बेटे को कुछ मत करना। तुम बोलोगे मैं वो करूंगा, प्लीज। तब इधर से नितेश ने फोन की स्क्रीन पर उंगली ठोककर मौत का फरमान सुनाने वाले अंदाज में कहा, इरादा भाड़ में गया। सुन ले संजय मेहरा, और अपने उन पालतू बिजनेसमैन दोस्तों को भी सुना दे। तुम्हारे पास ठीक 10 मिनट है, सिर्फ 10 मिनट। अभी के अभी वो सारे ब्लॉग्स, वो सारे आर्टिकल्स, वो सारे पोस्ट इंटरनेट से डिलीट कर। उसकी ये धमकी सुनकर संजय मेहरा ने बेबसी में कहा, मैं अभी डिलीट करता हूं नितेश। मैं अभी सब हटा देता हूं। बस तू ईशान को कुछ मत करना। तभी नितेश ने अपनी आंखें तरेर कर एक एक शब्द पर जोर देकर आगे कहा, बात अभी खत्म नहीं हुई है मेरे प्यारे अंकल जी। ब्लॉग्स डिलीट करने के बाद तुम और तेरे सारे दोस्त अभी इसी वक्त अपने सोशल मीडिया पर लाइव आओगे और पूरी दुनिया के सामने अग्रवाल एंड अग्रवाल से भीख मांगकर माफी भी मांगोगे। तुम लोग कबूल करोगे कि तुमने जो भी लिखा था वो सब बकवास, मनगढ़ंत और झूठा था। तुम कहोगे कि मेरी माँ की कंपनी बिल्कुल पाक साफ है। अगर 10 मिनट के अंदर मुझे तुम्हारा वो लाइव माफीनामा नहीं लिखा दिखा तो 11वें मिनट में तेरे घर पर तेरे बेटे ईशान की सिर कटी लाश पार्सल कर दूंगा। और ये सिर्फ एक धमकी नहीं है मेहरा, ये नितेश अग्रवाल का पक्का वादा है। उसकी ये बात सुनकर संजय मेहरा के पैरों तले की जमीन खिसक चुकी थी। उसका वो सारा समाज सुधारक का चोला, वो सारा इंटरनेट का रोब और झूठी शान, सब कुछ अपने बेटे की कनपटी पर रखी हुई बंदूक के सामने धूल में मिल चुका था। संजय मेहरा ने हाथ जोड़ते हुए कैमरे के सामने रोकर कहा, मैं मैं अभी लाइव आता हूं नितेश। मैं माफी मांगता हूं। मैं सब कुछ कबूल करूंगा। प्लीज प्लीज मेरे ईशान को छोड़ देना। तभी नितेश ने एक शैतानी मुस्कान के साथ फोन काट दिया। उसने मुड़कर ईशान की तरफ देखा। ईशान की आंखों में आंसू थे। वो अपने बचपन के दोस्त के इस खौफनाक रूप को देखकर कांपने लगा था। ईशान ने रोकर कहा, तुम बहुत बदल गया नितेश। तुम एक इंसान नहीं, एक खूंखार जानवर बन चुका है। तभी नितेश धीरे से ईशान के पास गया। उसने ईशान के गाल पर हाथ रखा और एक अजीब सी शांति के साथ फुसफुसाकर कहा, मैं जानवर नहीं हूं ईशान। मैं तो बस अपनी दुनिया को, अपनी माँ की आबरू को बचाने वाला एक चौकीदार हूं। तेरी बीवी शिवानी ने मुझे बताया था ना कि अगर मुझे प्यार चाहिए तो मुझे शरीफ बनना होगा। मैं उस प्यार के लिए, अनिका के लिए, एक सीधा साधा सिद्धार्थ बन गया। मैंने फाइलें उठाई, मैंने गालियां सुनी, लेकिन याद रख मेरे भाई, नितेश अग्रवाल ने शराफत का सिर्फ चोला पहना है, अपने खूंखार नाखून नहीं काटे। और जब बात मेरी माँ पर आएगी तो मैं दुनिया का सबसे खौफनाक शैतान बनने से भी पीछे नहीं हटूंगा। और हाँ, तेरे बाप के साथ भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है यार। उसने जिस लालच में ये सब किया था उसका वो लालच पूरा होगा। मैं उनको इसी सरकार में, उनकी ही पार्टी में कोई मिनिस्टर की पोस्ट दिला दूंगा। उसकी ये बात सुनकर ईशान के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। इसके ठीक 10 मिनट बाद इंटरनेट पर भूचाल आ गया। संजय मेहरा और शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन लाइव बैठे थे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी।
माथे पर पसीना था। उन्होंने हाथ जोड़कर पूरी दुनिया के सामने अग्रवाल एंड अग्रवाल से बिना किसी शर्त के माफ़ी मांगी और अपने सारे इल्ज़ाम वापस ले लिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनकी जानकारी गलत थी और अग्रवाल इंडस्ट्रीज एक इज्जतदार कंपनी है। नितेश ने अपने फ़ोन पर वो वीडियो देखा। उसके होठों पर एक जीत की भयानक और सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने जुबैर की तरफ देखा और हल्का सा सिर हिलाकर इशारा करके कहा, इन सबको आज़ाद कर दो। और हाँ, फिर नितेश ने उन सभी लड़कों की तरफ मुड़कर आगे देखकर कहा, अगर आज रात की बात किसी भी पुलिस स्टेशन की चौखट तक पहुंची या किसी ने चूं भी की तो मैं अगली बार कोई लाइव वीडियो नहीं बनवाऊंगा, सीधा गोली चलवाऊंगा। और यकीन मानो, मेरे निशाने कभी चूकते नहीं हैं। उसके ये बात सुनकर आगे से लड़कों ने रोते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर नितेश ने अपनी लेदर जैकेट का कॉलर ठीक किया, काला चश्मा आंखों पर लगाया और फार्म हाउस से उसी बवंडर की तरह बाहर निकल गया जैसे वो अंदर आया था। उस भयानक और खौफनाक रात के बाद जब नितेश ने शहर के सबसे बड़े रईसों को उनके घुटनों पर लाकर अपनी माँ की कंपनी का रुतबा वापस कायम किया था, तो वो एक विजेता की तरह वापस अग्रवाल पैलेस लौटा। रात के करीब 2 बज रहे थे। पैलेस के शानदार हॉल में राकेश अग्रवाल अभी तक जाग रहे थे। उनके चेहरे पर राहत और एक अजीब सी खुशी थी। जैसे ही नितेश भारी कदमों से अंदर दाखिल हुआ, राकेश अग्रवाल अपनी कुर्सी से उछल पड़े और उन्होंने आगे बढ़कर नितेश को गले लगाना चाहा। राकेश अग्रवाल ने उत्साह से कहा, नितेश मेरे शेर, तूने तो कमाल कर दिया। आज तूने साबित कर दिया कि तू राकेश अग्रवाल का असली खून है। उन कुत्तों की बोलती तूने ऐसे बंद कर दी कि अब वो जिंदगी भर अग्रवाल इंडस्ट्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। तुम पर मुझे फक्र है बेटा। लेकिन आगे से नितेश 1 इंच भी पीछे नहीं हटा, बस अपने पिता के बढ़ते हुए हाथों को बड़ी सर्द और नफरत भरी नजर से रोक दिया। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा बर्फीला सन्नाटा था जो राकेश की खुशी को पल भर में जमा देने के लिए काफी था। नितेश ने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में एक एक लफ्ज चबाकर कहा, गलत फहमी मत पालिए मिस्टर अग्रवाल। मैंने जो कुछ भी किया वो आपके इस 2 नंबर के धंधे और आपके नाम को बचाने के लिए नहीं किया। वो मेरी माँ के खून पसीने से सींची हुई कंपनी थी। कोई 2 कौड़ी का इंसान मेरी माँ की पाक साफ इज्जत पर उंगली उठाए, ये नितेश अग्रवाल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा काम यहाँ खत्म हुआ और मैं आज ही और अभी इसी वक्त लंदन वापस जा रहा हूँ। मुझे इस महल में घुटन महसूस होती है। मैं यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकना चाहता। उसकी यह बात सुनकर राकेश अग्रवाल का चेहरा उतर गया। उन्होंने नितेश को रोकने की कोशिश करके कहा, लेकिन नितेश, इतनी रात गई, अभी तो तुम आए थे। तभी आगे से नितेश ने दहाड़ कर कहा, मैंने कहा ना कि मेरा काम खत्म हो गया है। ये कहते वो बिना पल रुके सीढ़ियों की तरफ मुड़ा। कुछ ही मिनटों में वो अपना वीआईपी सूटकेस लेकर नीचे उतरा, अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और बिना अपने पिता की तरफ देखे अग्रवाल पैलेस के उन विशाल लोहे के दरवाजों से बाहर निकल गया। राकेश अग्रवाल वहीं खड़े उसे जागते हुए देखते रह गए। उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा लंदन नहीं बल्कि इसी शहर की एक सीलन भरी कोठरी में जा रहा है। इसके बाद वो अपनी लग्जरी गाड़ी को वही पुराने गैराज में छुपाकर नितेश वापस अपने उसी 10 बाई 10 के सीलन भरे कमरे में पहुंच गया। उसने अपना अरमानी सूट उतारा और उसे एक कोने में फेंक दिया। उस टूटी हुई चारपाई पर लेटकर उसे अनिका का वो मासूम और उसूलों वाला चेहरा याद आने लगा। अनिका को याद करते हुए उसने खुद ही बुदबुदा कर कहा, बस कुछ दिन और अनिका। ये नितेश अग्रवाल तुम्हारे प्यार में वो सिद्धार्थ बन चुका है जिसकी तुमने कल्पना की थी। अब कोई ताकत तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। यह बुदबुदाते ही वो सो गया। अगली सुबह होते ही वो फिर से अपने उसी
सिद्धार्थ वाले साधारण भेष में आ गया। पुरानी पैंट, फीके रंग की शर्ट, बालों में चंपू की तरह लगा तेल और पैरों में घिसे हुए जूते। वो ठीक वक्त पर गवर्नर ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में आज भी पुरानी फाइलों की वही धूल, टाइपराइटर की खटखट की गूंज आ रही थी। तभी चंदन ने नितेश की देखकर एक आंख मारी, जिसका मतलब था कि उसका आज का सारा काम भी वो संभाल लेगा। नितेश अपनी कुर्सी पर बैठकर फाइल के पन्ने पलटने की बस एक्टिंग कर रहा था। उसका दिमाग सिर्फ इस बात पर दौड़ रहा था कि आखिर दीनानाथ मेहता के घर में अनिका की जिंदगी में एंट्री कैसे ली जाए। तभी उसकी नज़र ऑफिस के मेन डोर पर पड़ी। वहां से एक 18-19 साल का लड़का हाथ में एक बड़ा सा स्टील का टिफिन कैरियर पकड़कर हांफता हुआ अंदर आ रहा था। वो सीधा दीनानाथ जी के कैबिन की तरफ जा रहा था। नितेश की तेज नजरों ने तुरंत भांप लिया कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। नितेश अपनी कुर्सी से उठा और तेज कदमों से जाकर उस लड़के का रास्ता रोक लिया। उसने एक बहुत ही दोस्ताना लेकिन अधिकार भरी आवाज में पूछा, अरे भाई, रुको जरा, कहाँ जा रहे हो? सीधा जनाब साहब के कैबिन में। और ये इतना बड़ा टिफिन किसका है? कोई बाहर का आदमी ऐसे साहब के पास नहीं जा सकता। उसकी बात सुनकर लड़का थोड़ा घबरा गया। उसने टिफिन को कसकर पकड़कर कहा, अरे बाबूजी, मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ। मेरा नाम मिंटू है। मैं गवर्नर साहब के घर से आ रहा हूँ। ये साहब का खाना है। उनके हार्ट के डॉक्टर ने उनके लिए एक बहुत ही सख्त डाइट चार्ट बनाया हुआ है। बिना तेल मसालों का उबला हुआ खाना। वो सिर्फ घर का ही बना हुआ खाना खाते हैं और ये खाना उनके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैं अभी 10 मिनट लेट हो गया और उन्हें अपनी हार्ट की बहुत भारी दवाइयाँ खानी है। अगर खाना लेट हो गया तो साहब की तबीयत बिगड़ जाएगी। ये सुनते ही नितेश के दिमाग में कोई शातिर धमाका हुआ। एक ऐसा तीर उसके हाथ लगा जो सीधा निशाने पर लगने वाला था। नितेश ने अपनी आंखों को सिकोड़ कर पूछा, अच्छा, तो तुम हर रोज ये खाना लेकर आते हो? मिंटू ने मासूमियत से कहा, हाँ बाबूजी, हर रोज दोपहर को ठीक 1:30 बजे मुझे टिफिन यहाँ पहुंचाना होता है। उसकी यह बात सुनकर नितेश ने इधर उधर देखा। ऑफिस में सब अपने काम में लगे थे। ये देखकर नितेश ने झटके में मिंटू का हाथ पकड़ा, उसे खींचकर ऑफिस के एक शांत कोने में ले गया। उसकी यह हरकत से मिंटू डर गया। उसने घबरा कर पूछा, ये क्या कर रहे हो बाबूजी? मुझे साहब को खाना देना है। तभी नितेश ने अपनी जेब में हाथ डाला। 500-500 के कड़क नोटों की एक गड्डी निकालकर मिंटू के हाथ में थमा दी। वो कम से कम 10,000 रुपए थे, जिसको देखकर मिंटू की आंखें फटी रह गई। तभी नितेश ने एक शैतानी मुस्कान के साथ लेकिन बड़ी ठंडी आवाज में कहा, ये पैसे रख और काल खोन कर सुन मिंटू, कल से तू इस ऑफिस में या गवर्नर साहब के घर के आसपास भी नहीं भटकेगा। तू बीमार पड़ जा और गांव चला जा या कहीं छुप जा। मुझे मतलब नहीं, तुझे घर बैठे तेरी पगार से 4 गुना पैसा हर महीने मिलता रहेगा। बस कल से तू साहब का ये टिफिन उठाने नहीं जाएगा। उसकी यह बात सुनकर आगे से मिंटू ने काम कर पूछा, लेकिन बाबूजी, साहब का खाना, उनकी दवाइयाँ। तभी नितेश ने उसको धमकी देकर कहा, उसकी चिंता तू मत कर, वह मैं संभाल लूंगा। अब जा यहाँ से और खाना साहब की मेज पर रखकर तुरंत गायब हो जा। अगर कल तू मुझे रास्ते में दिख गया तो ये तेरे पैसे तेरे कफन के काम आएंगे, समझ गया? नितेश की आंखों में मौत का खौफ देखकर मिंटू ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। उसने पैसे जेब में ठूंसे, टिफिन अंदर रखा और उल्टे पांव वहां से भाग गया। इसके बाद नितेश वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसके होठों पर एक जहरीली और विजयी मुस्कान खेल रही थी। जाल पूरी तरह से बीत चुका था। अगले दिन दोपहर के 1:45 बज रहे थे। दीनानाथ मेहता अपनी कैबिन में बहुत ही बेचैन होकर इधर उधर टहल रहे थे। उनका माथा पसीने से भीगा हो चुका था। वो बार बार अपनी घड़ी को देख रहे थे। उन्हें अपनी दवा खानी थी, जिसके लिए उनका वो स्पेशल उबला हुआ खाना पेट में जाना बड़ा जरूरी था। लेकिन आज मिंटू का कहीं नामो निशान नहीं था। दीनानाथ जी ने इधर उधर देखकर अपने दांत पीसकर गुस्से में कहा, कहाँ रह गया ये लड़का? इसने कभी इतनी देर तो नहीं की। कैसे मेरी तबीयत की कोई फिक्र नहीं?
दीनानाथ जी गुस्से और घबराहट में खुद से बड़बड़ा रहे थे। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। नितेश यानी सिद्धार्थ ने एक फाइल लेकर बहुत ही मासूम सीधे साधे अंदाज में अंदर दाखिल होकर कहा, सर, ये पेंशन वाले कागजात थे, इन पर आपके साइन। लेकिन तभी नितेश ने अपनी बात को बीच में रोक दिया और दीनानाथ जी के पसीने से भीगे चेहरे और उनकी बेचैनी को देखकर बहुत ही फिक्रमंद होकर पूछा, क्या हुआ सर, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप कहिए तो मैं डॉक्टर को फोन करूं? उसकी यह बात सुनकर दीनानाथ ने गहरी सांस लेकर अपनी कुर्सी पर बैठकर कहा, नहीं सिद्धार्थ, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। बस वो मिंटू जो हर रोज मेरे घर से खाना लेकर आता है, वो आज अभी तक पहुंचा नहीं। मेरे हार्ट की दवा का समय निकला जा रहा है। बिना वो खाना खाए ये भारी दवाइयां भी तो नहीं खा सकता। पता नहीं वो लड़का आज कहाँ मर गया। और यही वो पल था जिसका नितेश को इंतजार था। उसने तुरंत फाइल मेज पर रखी, बहुत ही उत्साह और सेवाभाव से कहा, अरे सर, तो इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? मैं अभी भाग कर जाता हूँ आपके घर और मैं लेकर आता हूँ आपका टिफिन। आप बस मुझे एड्रेस बता दीजिए। दीनानाथ जी ने सिद्धार्थ की इस नेकी को देखा, लेकिन उन्हें एक ऑफिस क्लर्क से अपना पर्सनल काम करवाना सही नहीं लगा। यह उनके उसूलों के खिलाफ था। इसलिए उन्होंने थोड़ा संकोच करके कहा, अरे नहीं नहीं सिद्धार्थ बेटा, तुम क्यों परेशान हो गए? ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपना सरकारी काम करो। मैं किसी पोर्टर वाले को भेज देता हूँ या घर से फोन करके मंगवा लेता हूँ। उनकी यह बात सुनकर नितेश ने तुरंत अपने चेहरे पर एक उदास भाव को और दिल चीर देने वाला भाव लेकर आया। उसने अपनी आंखें हल्की सी नम कर ली और बहुत ही धीमी दर्द भरी आवाज में बोला, सर, जब मैं दफ्तर में आया था तो आपने कहा था कि मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ। आपने मुझे बेटा कहकर पुकारा था। क्या एक बेटा अपने बीमार पिता के लिए उनका खाना नहीं ला सकता? आप मुझे बेटा भी कहते हैं और फिर मुझे पराया भी बना देते हैं। मेरे पिता तो इस दुनिया में नहीं है सर। मैंने तो आप में ही अपने पिता की छवि देखी थी। अगर आप मुझे छोटा सा काम भी नहीं करने देंगे तो मुझे लगेगा कि मैं सच में इस दुनिया के अंदर बिल्कुल अकेला हूँ। नितेश का इमोशनल ब्लैकमेल इतना स्टीक और इतना गहरा था कि दीनानाथ मेहता जैसा सख्त इंसान का दिल पानी पानी हो गया। उन्हें अपने असूलों से ज्यादा सिद्धार्थ के उस दर्द और उसके छलकते आंसुओं में सच्चाई नजर आई। दीनानाथ जी ने अपनी जगह से उठकर सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, अरे बेटा, तुम तो भावुक हो गए। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो जाओ, तुम ही ले आओ मेरा खाना। मुझे सच में तुम्हारे इस अपनेपन की बहुत कद्र है। उनकी ये बात सुनकर शराफत से नितेश ने सिर हिलाया और वो अंदर ही अंदर खुशी से नाच रहा था। उसने कहा, जी सर, मैं अभी जाता हूँ। ये कहकर वो मुड़ा और उसके कैबिन के बाहर निकलने के तेज कदम बढ़ा दिए। तभी पीछे से दीनानाथ की आवाज आई, अरे रुको सिद्धार्थ। उनकी आवाज सुनते ही उसके कदम रुक गए। उसका दिल एक पल के लिए धक से रह गया। उसे लगा उसने कोई गलती कर दी। तभी दीनानाथ जी ने पूछा, कहाँ चल दिया ऐसे आंख मूंद कर? तुम्हें मेरे घर का एड्रेस तो मालूम है ना? उसके बात सुनकर नितेश को अचानक अपने इस भयंकर बेवकूफी का एहसास हुआ और उसने मन ही मन खुद को कोस कर कहा, शिट, मुझे तो पहले से ही पता है कि अनिका का घर कहाँ है। मैं जल्दबाजी में भूल ही गया था कि सिद्धार्थ को तो एड्रेस मालूम ही नहीं होना चाहिए। उसने तुरंत खुद को संभाला। वो पीछे मुड़ा और अपने चेहरे पर एक बहुत ही भोली और मूर्खतापूर्ण मुस्कान लाकर अपना सिर खुजाने लगा। उसने अपना सिर खुजाकर मासूमियत से कहा, ओह ओह, माफ कीजिएगा सर। आपकी तबीयत की चिंता में मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर गया। मैं तो एड्रेस लेना ही भूल गया। तभी दीनानाथ जी सीधे साधे लड़के की इस हड़बड़ाहट पर खुलकर हंस पड़े। उन्होंने हंसकर कहा, तुम भी बिल्कुल बच्चे हो सिद्धार्थ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी व्हाट्सएप पर अपने घर का एड्रेस और लोकेशन भेज देता हूँ। तुम आसानी से पहुंच जाओगे। व्हाट्सएप। नितेश अग्रवाल के पास दुनिया के सबसे महंगे आईफोन और सैटेलाइट फोन थे, लेकिन इस वक्त वो सिद्धार्थ था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक पुराना
खरोंचों से भरा हुआ रबर बैंड से बंधा कीपैड वाला नोकिया फोन बाहर निकाला। उसने वो खटारा फोन दीनानाथ के सामने करके बहुत ही शर्मिंदगी और बेबसी से कहा, सर मेरे पास वो स्क्रीन टच वाला फ़ोन नहीं है। इस फ़ोन में व्हाट्सअप नहीं चलता। इसमें तो बस एक लाल बटन है फ़ोन काटने के लिए और एक हरा बटन उठाने के लिए। आप मुझे एड्रेस किसी कागज़ पर लिख दीजिए। दीनानाथ जी सिद्धार्थ की सादगी और गरीबी को देखकर और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। आज के ज़माने में जहाँ हर नौजवान महंगे फ़ोनों का दीवाना था, वहाँ ये लड़का अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे बर्बाद नहीं कर रहा था। इसलिए दीनानाथ जी ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें टेक्स्ट मैसेज कर देता हूँ, तुम वो पढ़ लोगे ना? उसकी यह बात सुनकर नितेश ने खुशी में कहा, हाँ हाँ जी सर, मैं वो पढ़ लूंगा। कुछ ही सेकंड में फोन पर एक बीप की आवाज आई। नितेश ने मैसेज खोला। उसमें एड्रेस लिखा था। एड्रेस देखते ही नितेश ने मुस्कुराकर दीनानाथ से कहा, धन्यवाद सर, मैं भी 15 मिनट में आपका खाना लेकर आता हूँ। ये कहते हुए नितेश दीनानाथ के ऑफिस से बाहर निकला। पार्किंग में उसके करोड़ों की गाड़ियां नहीं खड़ी थी। उसने इधर उधर देखा तो ऑफिस के बूढ़े चौकीदार की पुरानी जंग लगी और आवाज करती साइकिल खड़ी थी। नितेश ने साइकिल का हैंडल पकड़कर चौकीदार से कहा, काका, ये साइकिल जरा 15 मिनट के लिए देना, साहब के काम से जाना है। तभी चौकीदार ने थोड़ा हिचकिचा कर कहा, अरे बाबूजी, इसकी तो चैन भी बार बार उतर जाती है, आप कैसे? लेकिन चौकीदार की बात पूरी होने से पहले नितेश उस खटारा साइकिल पर सवार हो चुका था। वो बिजनेस वर्ल्ड का बेताज बादशाह, चार्टर्ड प्लेन में जो सफर करता हो, आज एक प्यार के लिए दीवानगी में पसीने से लथपथ होकर मनाली की चढ़ाई वाली सड़कों पर एक टूटी हुई साइकिल के पैडल मार रहा था। उसकी जांघों की नसें तन रही थी, सांसें फूल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा नशा था। उसकी मंजिल अनिका का घर था और करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद नितेश उस शांत और साफ सुथरी सरकारी कॉलोनी में पहुंच गया। दीनानाथ मेहता के घर के बाहर उसने वो खटारा साइकिल स्टैंड पर लगाई और पसीने से भीगे हुए चेहरे के साथ गेट के पास गया। उसने लोहे के गेट को 2-3 बार खटखटाकर आवाज देकर कहा, कोई है? माँ जी, अनिका जी। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पूरा घर शांत था। नितेश को लगा शायद आवाज अंदर नहीं जा रही। उसने थोड़ा पीछे होकर बाउंड्री वॉल की तरफ देखा। दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी। नितेश ने अपनी एड़ियों को उठाया, दीवार के ऊपर से अंदर झांकने की कोशिश की, शायद कोई आंगन में दिख जाए। उसी वक्त पड़ोस वाले घर से दीनानाथ की पत्नी सरिता जी बाहर आ गई। आज मिंटू काम पर नहीं था, इसलिए वो बड़ी परेशान थी। उन्होंने टिफिन तैयार कर लिया था। पड़ोसियों से किसी लड़के या नौकर के बारे में पूछने गई थी, जो वो टिफिन गवर्नर साहब के ऑफिस तक पहुंचा सके। लेकिन दोपहर के वक्त उन्हें कोई नहीं मिला। निराश होकर जब वो अपने वापस घर की तरफ लौट रही थी, तो उनकी नज़र अपने घर की दीवार पर पड़ी। एक अनजान अजीब से कपड़े पहने लड़का उनके घर की दीवार के ऊपर से अंदर झांक रहा था। सरिता के दिमाग में तुरंत खतरे की घंटी बजी। उन्होंने खुद से बड़बड़ा कर कहा, आजकल शहर में चोरियां बहुत हो रही हैं और ये उचक्का मेरे घर में ताक झांक कर रहा है। अभी बताती हूँ इसे। ये बड़बड़ाते हुए सरिता जी ने तुरंत पास से पड़ी हुई एक झाड़ू लगाने वाली एक लंबी सी डंडी उठाई। दबे कदमों से नितेश के पीछे पहुंच गई। उन्होंने चिल्लाकर नितेश से कहा, चोर चोर, दिन दहाड़े चोरी, हरामजादे मेरे घर में झांक रहा है। सरिता जी ने पूरी ताकत से वो डंडी नितेश की पीठ पर दे मारी। आह! नितेश दर्द से तिलमिला उठा। वो अरबपति नितेश अग्रवाल, जिसके सामने खड़े होने में पुलिस के पसीने छूटते थे, आज एक आम सी औरत के हाथों झाड़ू की डंडी से मार खा रहा था। उसने झटके में मुड़कर देखा। सरिता जी दूसरी बार वार करने के लिए डंडी उठा चुकी थी। तभी सरिता जी ने चिल्लाकर कहा, मारूंगी तुझे, पुलिस को बुलाओ कोई। तभी नितेश ने हड़बड़ाकर अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के आगे किए और डंडे के वार से बचकर पीछे की तरफ कूद कर कहा, अरे अरे माता जी रुकिए, मैं चोर नहीं हूं, मैं कोई चोर नहीं हूं, मुझे मारना बंद कीजिए। तभी सरिता जी ने उससे गुस्से में पूछा, चोर नहीं है?
तो क्या मेरे घर का मुआयना करने आया था? सब जानती हूं तुम जैसे उठाई गिरी को। सरिता जी गुस्से में लाल हो चुकी थी। तभी नितेश ने जल्दी से अपने जेब से अपना सरकारी आई कार्ड निकाला और उनके सामने करके कांपती हुई आवाज में कहा, अरे माता जी, मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं आपके पति गवर्नर दिनानाथ साहब के ऑफिस से आया हूँ। मैं उनके ऑफिस में नया क्लर्क हूँ और आज वो मिंटू टिफिन लेने नहीं आया ना, तो साहब की तबीयत बिगड़ रही थी। उन्होंने मुझे अपना खाना लाने के लिए भेजा है। मैंने दरवाजा खटखटाया था लेकिन किसी ने खोला नहीं, इसलिए मैं बस दीवार से झांक रहा था कि कोई घर में है या नहीं। मैं चोर नहीं हूं माता जी, भगवान की कसम। उसकी यह बात सुनकर सरिता का हाथ हवा में रुक गया। उन्होंने नितेश के पसीने से भीगे चेहरे, उसकी पुरानी शर्ट और हाथ में उस सरकारी कार्ड को देखा। उनकी आंखों में गुस्सा तुरंत शर्मिंदगी में बदल गया। उन्होंने वो डंडी जमीन पर फेंक दी। तभी सरिता जी ने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, अरे हे भगवान, तुम सिद्धार्थ हो, साहब के ऑफिस से। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे लगा कोई चोर उचक्का है। मुझे क्या पता था कि साहब खुद किसी को भेज देंगे। मुझे बहुत अफसोस है बेटा, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? आगे से नितेश ने मासूमियत से मुस्कुराकर अपने पीठ सहलाकर कहा, नहीं माता जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आप जल्दी से साहब का टिफिन दे दीजिए, उन्हें दवा खानी है। आगे से सरिता जी ने तुरंत कहा, हाँ हाँ, टिफिन तो बिल्कुल तैयार है। आओ अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? उन्होंने गेट खोला और नितेश को अंदर ले गई। घर के अंदर आते ही नितेश की नजरें चारों तरफ अनिका को ढूंढने लगी, लेकिन अनिका शायद अपनी कोचिंग या लाइब्रेरी गई थी। घर में सिर्फ सरिता जी ही थी। तभी सरिता जी ने किचन से वो बड़ा सा स्टील का टिफिन लाकर नितेश के हाथ में देकर कहा, ये लो बेटा, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया आज। साहब की तबीयत को लेकर मैं बड़ी परेशान थी। सरिता जी ने नितेश के चेहरे को गौर से देखा। धूप और पसीने की वजह से नितेश का चेहरा लाल हो गया था और बुरी तरह हाँफ रहा था। एक माँ का दिल आखिर माँ का ही होता है। तभी सरिता जी ने बड़े ही प्यार और फिक्र से पूछा, बेटा, तुम इतनी दूर से साइकिल चलाकर आए हो, पसीने से लथपथ हो। तुमने खुद अपना दोपहर का खाना खाया है या नहीं? उनकी ये बात सुनकर नितेश ने अपनी नजरें नीची कर ली, क्योंकि उसने वाकई सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसने बहुत ही धीमी आवाज में सच्चाई बताकर कहा, नहीं माता जी, मैं तो आज बस सुबह जल्दी ऑफिस गया था। मुझे साहब की चिंता थी, इसलिए सीधा यहाँ भाग गया। उसकी यह बात सुनकर सरिता ने चिंता भरे स्वर में कहा, अरे राम, भूखे पेट इतनी मेहनत कर रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। तुम बैठो यहाँ सोफे पर, साहब का टिफिन तो गर्म डिब्बे में है, वो ठंडा नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हें अब बिना खिलाए एक कदम भी दूर नहीं जाने दूंगी। तुम बस 2 मिनट बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए थाली लगाती हूँ। सरिता जी का वो अपनापन और उनकी वो ममता भरी आवाज सुनकर नितेश के अंदर का वो पत्थर दिल इंसान एक पल के लिए पिघल गया। उसे अपनी माँ की बड़ी तेज याद आ गई। उसे कि माँ भी उसे ऐसे ही जबरदस्ती खाना खिलाया करती थी। नितेश बिना कोई बहस किए चुपचाप सोफे पर बैठ गया। सरिता जी किचन में गई। नितेश बाहर बैठकर घर के उस सुकून भरे माहौल को महसूस कर रहा था। उसे किचन से प्लेटों की आवाज आ रही थी। वो अनिका के बचपन की तस्वीरों को दीवार पर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। तभी धड़ाम, किचन के अंदर से बर्तनों के जमीन पर गिरने की बहुत तेज और डरावनी आवाज आई। उसके तुरंत बाद सरिता की एक दर्दनाक चीख गूंज गई, हे राम! जिसको सुनते ही नितेश अपनी जगह से स्प्रिंग की तरह उछल पड़ा। उसका सिद्धार्थ वाला नकाब पल भर में उतर गया और उसके अंदर वो तेज तर्रार फुर्तीला इंसान जाग उठा था। वो बिजली की रफ्तार से भागा हुआ और किचन में पहुंचा। किचन का नजारा देखकर नितेश की सांसें अटक गई। सरिता जमीन पर गिरी हुई थी। उसके हाथ से दाल का कटोरा छूटकर गिर चुका था। वो अपने पेट के दाहिने हिस्से को दोनों हाथों से बुरी तरह से जकड़े हुए थी। उनका चेहरा दर्द के मारे पीला पड़ गया। पसीने की मोटी मोटी बूंदें उनके माथे से टपक रही थी। वो दर्द से दोहरी हो रही थी और उनके मुंह से सिर्फ करहाने की आवाज आ रही थी। ये देखकर नितेश ने घबरा कर पूछा, माता जी क्या हुआ? नितेश उनके पास घुटनों के बल बैठ गया। असरत में सरिता को पिछले कई दिनों से अपेंडिक्स का दर्द भयानक उठता था, लेकिन घर में सुमित के रिश्ते के टूटने और दीनानाथ के गुस्से
घर की उस अजीब सी टेंशन के बीच उन्होंने किसी को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया। वो दर्द की गोलियां खाकर काम चला रही थी, लेकिन आज वो अपेंडिक्स फटने के कगार पर आ गया था। दर्द उनकी बर्दाश्त की सारी हदें पार कर चुका था। उन्होंने हकला कर कहा, सिद्धार्थ, मेरे पेट में जान निकल रही है, मुझे मुझे बचा लो बेटा। सरिता जी ने कांपते हुए नितेश का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके बाद वो दर्द बर्बाद न कर पाने के कारण बेहोश होकर जमीन पर लुढ़क गई। तभी नितेश ने उनके गाल थपथपाए, उनको जगाने की कोशिश करके कहा, माता जी आग खोलिए। नितेश अग्रवाल बिजनेस वर्ल्ड की दुनिया का वो खिलाड़ी था जिसने मौत को भी करीब से देखा था। वो पैनिक करने वालों में से नहीं था। उसने सेकंड के 10वें हिस्से में स्थिति को समझ लिया। उसने तुरंत अपनी जेब से कीपैड वाला फोन निकाला और उसे दूर फेंक दिया। उसने अपने पैंट के अंदरूनी जेब के असली हाईटेक सैटेलाइट फोन निकाला और उसकी उंगलियां हवा की रफ्तार से कीपैड पर चली। उसने सीधे शहर के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल अफसर को कॉल मिलाया, जो राकेश अग्रवाल के पेरोल पर था। नितेश की आवाज में वो खौफनाक गुरूर और आदेश था जिसे सुनकर डॉक्टर भी कांप जाए। उसने ऑर्डर देकर कहा, डॉक्टर माथुर, मैं नितेश अग्रवाल बोल रहा हूँ। एक इमरजेंसी अपेंडिक्स का केस लग रहा है। पेशेंट बेहोश है। मुझे अगले 2 मिनट के अंदर इस लोकेशन पर एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस चाहिए। अगर 3 मिनट हो तो तेरा पूरा हॉस्पिटल जला दूंगा। स्ट्रेचर और ऑपरेशन थिएटर रेडी रख। फोन कटते ही नितेश ने सरिता को अपने मजबूत हाथों में उठाया और वो अपनी माँ की तरह उसे सीने से लगाकर एक पल की भी देरी किए बिना घर के बाहर की तरफ भागा। आज वो सिद्धार्थ नहीं, आज वो नितेश अग्रवाल था, और किसी की जान बचाने के लिए जो मौत से भी लड़ सकता था। बाहर सन्नाटा था, लेकिन कुछ ही पलों में एम्बुलेंस की सायरन की तेज आवाज ने पूरी कॉलोनी को चीर कर रख दिया। नितेश ने सरिता को एम्बुलेंस पर लेटाया और खुद उनके पास बैठकर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। एम्बुलेंस का सायरन मनाली के उन ठंडे और शांत सड़कों का सीना चीर कर तूफान की तरह आगे बढ़ रहा था। अंदर स्ट्रेचर पर सरिता बेहोश पड़ी थी। उसके माथे से बहता पसीना उनकी जानलेवा पीड़ा की गवाही दे रहा था। उसके ठीक बगल में नितेश बैठा था और उसका वो सीधा साधा सिद्धार्थ वाला नकाब अब पूरी तरह से उतर चुका था। उसकी आंखों में वही खौफनाक तेज और बेखौफ नितेश अग्रवाल वापस लौट आया था। उसने सरिता का ठंडा पड़ रहा हाथ अपने हाथों में मजबूती से थाम लिया। नितेश ने सरिता जी के पीले पड़ते चेहरे को देखकर भारी और कांपती आवाज में कहा, हिम्मत रखी माँ जी, आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं। मेरी माँ को तो वो लोग नहीं बचा सके, लेकिन आपको मौत के मुंह से भी वापस खींच कर लाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। शहर का सबसे बड़ा और महंगा सिटी केयर वीआईपी हॉस्पिटल कुछ ही मिनटों के सामने आ गया। नितेश के उस खौफनाक फोन कॉल का असर ये था। हॉस्पिटल के बाहर खुद चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर माथुर अपनी पूरी इमरजेंसी टीम स्ट्रेचर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पसीने से तरबतर खड़ा इंतजार कर रहा था। जैसे ही एम्बुलेंस तेज ब्रेक के साथ रुकी, नितेश ने दरवाजा खोला और दहाड़ कर कहा, डॉक्टर माथुर, एक सेकंड भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। इन्हें फौरन अंदर लेकर जाओ और अपेंडिक्स का दर्द है, हालात बहुत क्रिटिकल लग रही है। आगे से डॉक्टर माथुर ने घबराकर स्ट्रेचर को अपने हाथों से पकड़ा और भागते हुए कहा, जी जी सर, आप फिक्र मत कीजिए नितेश सर, हमने ओटी बिल्कुल रेडी रखा है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे सर। इसके बाद हॉस्पिटल के उस बड़े से चमकदार कॉरिडोर में स्ट्रेचर के पहियों की आवाज गूंज रही थी। नितेश उनके साथ भाग रहा था। जैसे वो इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे, डॉक्टर माथुर अचानक रुक गए। उन्होंने बड़े डरे हुए लहजे में कहा, सर सर एक बड़ी मुश्किल है। उनकी बात सुनकर नितेश ने डॉक्टर का कॉलर लगभग अपने हाथों में दबोच कर कहा, कैसी मुश्किल? बकवास मत कर माथुर, सीधा सीधा बोल क्या बात है। उसका गुस्सा देखकर माथुर के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। उसने कांपते हुए कहा, सर पेशेंट का अपेंडिक्स रप्चर होने की कगार पर है। मेरा मतलब है कि वो फटने वाला है। जहर पूरे शरीर में फैल सकता है। हमें अभी के अभी इसी वक्त सर्जरी शुरू करनी पड़ेगी, लेकिन हॉस्पिटल के रूल के हिसाब से इतने बड़े और रिस्की ऑपरेशन में हमें पेशेंट के सगे वाले, घर वाले, जैसे उनके पति या बच्चों के साइन चाहिए कंजेंट फॉर्म पर। अगर ऑपरेशन के दौरान कुछ ऊंच नीच हो गई तो ये मेडिकल लीगल केस बन जाएगा सर। बिना परिवार के साइन के मैं छुरी भी नहीं चला सकता। उसकी यह बात सुनकर नितेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने डॉक्टर को पीछे धकेला और अपनी सांस तरेर कर एक खौफनाक आवाज में कहा, कागज, तुझे एक औरत की जान से ज्यादा उस रद्दी कागज की फिक्र माथुर।
तू जानता है ना मैं कौन हूँ। अगर तूने अभी के अभी अपनी पूरी छुरी इस ऑपरेशन पर नहीं चलाई तो तेरी गर्दन पर मेरी छुरी चलेगी। उनके घर वाले अभी यहाँ है नहीं, उन्हें आने में वक्त लगेगा, और मैं अपनी आंखों के सामने इस औरत को मरने नहीं दे सकता। तभी डॉक्टर ने गिड़गिड़ा कर कहा, लेकिन सर रूल्स। उसके बाद ये सुनकर नितेश ने पास खड़े एक वार्ड बॉय के हाथ से वो कंसर्न फॉर्म लिया और पैड और पेन पर झपट्टा मारकर बिना कुछ सोचे समझे उस फॉर्म के नीचे अपने बड़े साइन कर दिए। तभी डॉक्टर के मुंह पर मार कर कहा, ये लो हो गई साइन। इस फॉर्म पर अगर कोई मौत का जिम्मेदार ठहराना है तो मेरा नाम लिख ले। इस औरत का बेटा नहीं है ना, तो आज से समझ ले कि मैं उनका बेटा हूँ। मैंने साइन कर दिया माथु। अगर तूने ऑपरेशन शुरू करने में 1 सेकंड की देरी की तो तेरा ये पूरा हॉस्पिटल बारूद से उतार दूंगा। जा अंदर जा और इसकी जान बचा। उसके बाद सुनकर डॉक्टर माथुर बिना एक शब्द बोले तुरंत सरिता को लेकर ऑपरेशन थिएटर में भाग गए। लाल बत्ती ऑन हो गई। नितेश ने गहरी सांस ली। उनका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। तभी उसके पुराने रबड़ बैंड वाले फोन पर दिनरात सर का नाम चमक रहा था। नितेश ने आंखें बंद की। उसे वापस उस सीधे साधे गरीब और लाचार सिद्धार्थ के किरदार में आना था। उसके चेहरे के भाव, अपनी आवाज में घबराहट और बेबसी लाकर फोन के लगाकर कान और आवाज में बोला, हेलो। दूसरी तरफ से दीनानाथ मेहता की तेज और गुस्से भरी आवाज आई। उन्होंने गुस्से में झल्ला कर कहा, सिद्धार्थ, तुम कहाँ हो लड़के? 15 मिनट का बोल कर गए थे और यहाँ पूरा पौना घंटा बीत चुका है। ना तुम आए और ना मेरा टिफिन। तुम जानते हुए मेरी दवा का समय। इससे पहले कि दीनानाथ अपनी बात पूरी कर पाते, नितेश ने बीच में टोक कर रोने जैसी आवाज बनाकर कहा, सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आपका खाना नहीं ला सका। मैं भी सिटी केयर वीआईपी हॉस्पिटल में हूँ सर। उसके बाद सुनते ही दीनानाथ जी का गुस्सा अचानक फिक्र में बदल गया। उन्होंने फिक्र करके कहा, हॉस्पिटल? तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो सिद्धार्थ? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया क्या? तभी नितेश ने फूट फूट कर रोने की बेहतरीन एक्टिंग की और कहा, मेरा मेरा नहीं सर, वो माता जी का, सरिता माता जी का। मैं घर पहुंचा तो किचन में बेहोश पड़ी थी सर। उनके पेट पर भयंकर दर्द था। कोई आसपास नहीं था। आपकी बेटियां जी भी घर पर नहीं थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया सर, तो मैं जैसे तैसे पड़ोसियों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल ले आया। वो लोग अभी उनका ऑपरेशन कर रहे हैं सर। आप जल्दी आ जाइए सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी यह बात सुनकर देवनाथ ने घबरा कर कहा, क्या कह रहे हो तुम सरिता, ऑपरेशन? फोन के उस पार देवनाथ के पैरों तले की जमीन खिसक गई और उनके हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। उसने घबरा कर जल्दी से कहा, मैं अभी आ रहा हूँ सिद्धार्थ, तुम वहीं रुकना, उन्हें छोड़कर मत जाना। मैं बस अभी पहुंचता हूँ। ये कहते हुए दीनानाथ जी ने हड़बड़ाहट में फोन काटा और ऑफिस से पागलों की तरह बाहर की तरफ भागे। रास्ते में गाड़ी में बैठते हुए दीनानाथ जी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने तुरंत सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी अनेका का नंबर मिलाया। अनेका इस वक्त लाइब्रेरी में बैठी अपनी आईएएस के नोट्स बना रही थी। फोन पर बाबा का नाम देखकर उसने तुरंत फोन उठाया। उसने मुस्कुरा कर कहा, जी बाबा, कहिए आज इतनी जल्दी कैसे याद किया? तब उधर से दीनानाथ ने घबरा कर ऊंची आवाज में कहा, अनिका बेटा, तू जहां भी है सब कुछ छोड़कर सिटी केयर हॉस्पिटल पहुंच। जल्दी आजा मेरी बच्ची। दीनानाथ की आवाज बीच बीच में टूट रही थी और वो रो रहे थे। उनकी ये बात सुनकर आगे से अनिका की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसके हाथों से पेन छूट गया और उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ है बाबा? आप रो क्यों रहे हैं? कौन है हॉस्पिटल में? आप ठीक तो है ना बाबा? दीनानाथ ने गहरी सांस लेकर पूरी बात बताकर कहा, मैं ठीक हूं बेटा, लेकिन तेरी माँ को कुछ हो गया है। वो बेहोश हो गई थी। मुझे मेरे ऑफिस के एक लड़के सिद्धार्थ ने फोन किया, वो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा है। उसका ऑपरेशन हो रहा है। तू जल्दी अपनी छोटी बहन रिया को फोन कर और दोनों हॉस्पिटल पहुंचो। मैं भी रास्ते में हूँ। उनकी ये बात सुनकर अनिका ने घबरा कर कहा, माँ का ऑपरेशन? हे भगवान, मैं बस अभी आ रही हूँ बाबा, आप हिम्मत रखिए। अनिका ने घबराहट में फोन काटा, अपनी किताबें वहीं छोड़कर पागलों की तरह लाइब्रेरी से बाहर दौड़ी और रास्ते में रिया को कॉल करके सीधा हॉस्पिटल की तरफ कैब लेकर निकल पड़ी। इधर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर नितेश जानता था कि अब से कुछ ही मिनटों में दीनानाथ जी, अनिका, रिया यहाँ पहुंचने वाले हैं। अगर उन्होंने नितेश को एक वीआईपी की तरह रोब झाड़ते देख लिया, या किसी भी डॉक्टर या नर्स ने उसे नितेश अग्रवाल या फिर सर कहकर बुला लिया, तो उसका इन दिनों का रचा हुआ ये सारा खेल ताश के पत्तों की तरह बिगड़ जाएगा। इसलिए नितेश ने तुरंत गुजरते हुए हेड नर्स को रोक लिया। नितेश ने गुर्रा कर कहा,
इधर आओ। नर्स ने डर के मारे कांपने हुए हड़बड़ा कर पूछा। जी जी नितेश सर, क्या बात है? तभी नितेश ने उसको पूरी बात समझा कर कहा, अंदर जाकर उस डॉक्टर माथुर और ऑपरेशन थिएटर के हर एक इंसान से कह दे कि आज से और अभी से मैं तुम लोगों के लिए नितेश अग्रवाल नहीं हूँ। मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं एक बहुत ही मामूली गरीब 2 कौड़ी का क्लर्क हूँ जो अपने साहब की बीवी को यहाँ लेकर आया है। कुछ ही देर में वो लोग यहाँ आने वाले हैं। अगर किसी भी डॉक्टर, नर्स या वार्ड बॉय, यहाँ तक कि सफाई वाले भी ने मुझे सर कहकर बुलाया या मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट देने की कोशिश की तो मैं उस इंसान की जबान काट लूंगा। तुम सब मुझसे ऐसे बात करोगे जैसे कोई आम गरीब आदमी से करते हो। मुझे झिड़क देना, मुझसे रूखेपन से बात करना, लेकिन इज्जत बिल्कुल मत देना। समझ में आया? ये कहते हुए नितेश की आंखों से शोले बरस रहे थे। उसकी यह बात सुनकर नर्स ने थूक गटक कर कहा, जी जी सर, मेरा मतलब सिद्धार्थ। मैं भी डॉक्टर साहब और पूरी टीम को बता देती हूँ। ये कहते हुए नर्स वहां से भाग गई। लेकिन नितेश के दिमाग में अभी एक पेंच फंसा था। ये सिटी केयर वीआईपी हॉस्पिटल था। यहाँ कदम रखते ही लाखों का बिल बन जाता। एक मामूली सा क्लर्क सिद्धार्थ इतने बड़े हॉस्पिटल में सिद्धार्थ सरिता को कैसे ले आया? इसका बिल कौन भरेगा? और अगर वो बिल नहीं भर पाया तो अनिका और दीनानाथ के सामने सवाल उठेगा कि एक गरीब लड़के को इस हॉस्पिटल के अंदर घुसने कैसे दिया। इसलिए नितेश ने तेज कदमों से चलकर सीधा रिसेप्शन और बिलिंग काउंटर पर पहुंचा। काउंटर पर बैठा अकाउंटेंट नितेश अग्रवाल को बड़े अच्छे से पहचानता था। अकाउंटेंट ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर कहा, गुड आफ्टरनून नितेश सर, कहिए क्या सेवा करूं? नितेश ने अपनी जेब से अपना सॉलिड गोल्ड ब्लैक रंग का एक बड़ा खुफिया और असीमित लिमिट वाला इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड निकाला और उसे काउंटर पर जोर से पटक कर कहा, अभी जो औरत ऑपरेशन थिएटर में गई है सरिता मेहता, उनके पूरे इलाज का, दवाइयों का, ऑपरेशन का और वीआईपी कमरे का जितना भी बिल बनता है अभी के अभी इस कार्ड से स्वाइप कर 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख जितना चाहिए अभी काट ले। उसकी यह बात सुनकर अकाउंटेंट ने हड़बड़ा कर कार्ड लेकर कहा, जी जी सर, मैं अभी एडवांस में 10 लाख डिपॉजिट कर लेता हूँ, लेकिन सर बिल पर किसका नाम डालूं? पेशेंट के रिश्तेदार, स्पॉन्सर की जगह आपका नाम नितेश अग्रवाल लिख दूं? नितेश ने काउंटर पर अपना हाथ जोर से मारकर कहा, पागल हो गया बेवकूफ? अगर उस बिल पर मेरा नाम आ गया तो तेरी उंगलियां काट दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुन। उस बिल पर स्पॉन्सर या पैसे भरने वाले की जगह एक नाम लिख, भगवान दास। तभी अकाउंटेंट ने हैरानी से पूछा, भगवान दास? लेकिन सर ये कौन है? नितेश ने अपनी कड़क आवाज में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? तू बस नाम लिख। जब वो औरत के घर वाले यहाँ आए और बिल के बारे में पूछे तो उनसे कहना कि किसी अनजान आदमी ने, जो शायद कोई समाज सेवक था या कोई एनजीओ वाला, अपना नाम भगवान दास बताकर सारा बिल भर गया। उन्हें यह लगना चाहिए कि किसी फरिश्ते ने आकर उनकी मदद की। और अगर उन्हें जरा भी भनक लगी कि बिल एक सिद्धार्थ नाम के लड़के या नितेश ने भरा है तो मैं तुझे इसी काउंटर के नीचे गाड़ दूंगा। समझ गया? उसकी धमकी सुनकर आगे से अकाउंटेंट ने घबरा कर रसीद काटना शुरू करके कहा, बिल्कुल समझ गया सर, नाम भगवान दास, सारा बिल चुकता हो गया। इसके बाद नितेश ने अपना कार्ड वापस जेब में रखा। उसने अपने बालों को हाथ से बुरी तरह बिखेर लिया और अपनी शर्ट के 2 बटन खोल लिए। जानबूझकर अपने चेहरे और कपड़ों पर थोड़ी सी धूल लगाई ताकि वो ऐसा लगे जैसे बुरी तरह भाग दौड़ करके यहाँ आया हो। वापस ओटी के दरवाजे के बाहर आकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपाकर रोने की एक्टिंग करने लगा। ठीक 15 मिनट बाद हॉस्पिटल के लंबे कॉरिडोर में भागते हुए कदमों की तेज आवाज गूंजी। किसी ने चिल्लाकर कहा, सिद्धार्थ, कहाँ हो सिद्धार्थ तुम? नितेश ने देखा कि दीनानाथ मेहता पागलों की तरह हाँप कर रोते हुए भाग रहे थे। उनके पीछे पीछे अनिका रिया बदहवास हालत में दौड़ी चली आ रही थी। अनिका की आंखें लाल थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। नितेश अग्रवाल जमीन पर उनकी तरफ एकदम से खड़ा हुआ और भागा। उसने आंसू सजा कर कहा, सर, सर मैं यहाँ हूँ। दीनानाथ ने आते नितेश के दोनों कंधे कसकर पकड़ ले जोर कर पूछा, मेरी सरिता कैसी है सिद्धार्थ? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? उनकी यह बात सुनकर आगे से नितेश ने अपना सिर नीचे झुका लिया और बहुत ही डरी हुई आवाज में बोला, सर, डॉक्टर अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपेंडिक्स फटने वाला था। अगर 10 मिनट की देरी हो जाती तो उन्हें बचाना नामुमकिन हो जाता। मैंने बहुत कोशिश की सर। मैं जैसे ही आपके घर पहुंचा मैंने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन बाहर कोई नहीं था। मुझे शक हुआ तो मैं दीवार के अंदर से देखने की कोशिश करने लगा।
फिर माताजी पड़ोसी के यहाँ से वापस आई, वो मुझे खाना देने लगी, तो मैं हॉल में था और मुझे किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। फिर माताजी का दर्द बढ़ा, चीख भरी आवाज़ में वो गिर पड़ी। किचन में देखा तो वो बेहोश पड़ी थी। मुझे कुछ और समझ नहीं आया सर, तो मैं कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें यहाँ ले आया। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। ये कहते हुए नितेश फूट फूट कर रोते हुए अपने हाथ जोड़ने लगा। उसकी यह बात सुनकर दीनानाथ जी, जो हमेशा अपने उसूल और सख्ती के लिए जाने जाते थे, आज इस अनजान लड़के के इस बेइंतहा इस इंसानियत निस्वार्थ सेवा को देखकर उनके सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने रोते हुए नितेश को अपने सीने से लगा लिया। नितेश को गले लगाकर प्यार से कहा, गलती? तुम कैसी बात कर रहे हो मेरे बच्चे? तुमने आज मेरे घर का चिराग बुझने से बचा लिया। तुमने आज मेरी सरिता की जान बचाई सिद्धार्थ। मैं तुम्हारे एहसान जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। तुम मेरे ऑफिस के क्लर्क नहीं हो, तुम तो मेरे लिए साक्षात भगवान का रूप लेकर आए हो मेरे बेटे। ये कहते हुए वो नितेश का माथा चूमने लगे। तभी नितेश ने बहुत ही शराफत से खुद को पीछे किया और कहा, सर आप ऐसा मत कहिए, माता जी भी तो मेरी माँ जैसी हैं। कोई बेटा अपनी माँ को तड़पता हुआ कैसे छोड़ सकता था? तभी पीछे खड़ी अनिका, जो अब तक बुत बनकर रोक रही थी, वो धीरे आगे बढ़ी। उसकी कत्थई आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने नितेश को देखा। नितेश की उस पुरानी शर्ट पर सरिता जी को उठाते वक्त खून और पसीने के कुछ दाग लगे थे। उसके बाल बिखरे थे और बुरी तरह हाँफ रहा था। अनिका को वो दिन याद आया जब उसने इसी लड़के पर शक किया था और जब उसने इसी पार्क में जलील किया था, और आज इसी गरीब और मामूली से लड़के ने उसकी माँ की जान बचाई, जबकि वो खुद अपनी माँ के पास नहीं थी। अनिका का दिल एक अजीब सी शर्मिंदगी, बहुत गहरे सम्मान से भर गया। अनिका ने अपने हाथ जोड़ लिए और रोते हुए नितेश के सामने सिर झुकाकर कहा, मुझे मुझे माफ कर दो सिद्धार्थ। उस दिन मैंने तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या बुरा सोचा। तुम सच में बड़े अच्छे इंसान हो। आज अगर तुम ना होते तो मैं अपनी माँ को हमेशा के लिए खो देती। थैंक यू सो मच। तुम्हारा ये कर्ज हम कैसे चुकाएंगे? आगे से नितेश तुरंत अपने हाथ उसने पीछे कर लिए और जैसे वो बड़ी देवी के सामने खड़ा हो, उसने नर्वस होकर कहा, अरे नहीं नहीं अनिका जी, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। मैं तो एक बड़ा छोटा मामूली सा इंसान हूँ। आपके पिताजी ने मुझे पिता जैसा प्यार दिया, मुझे सहारा दिया। मैं तो बस उनके नमक का हक अदा कर रहा था। आप लोग रोइए मत, माता जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। रिया ने नितेश के पास आकर बोला, आप बहुत बहादुर हो भैया, आपने मेरी मम्मा को बचा लिया। तभी ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बुझ गई और दरवाजा खुला। डॉक्टर माथुर अपना मास्क नीचे करके बाहर आए। दीनानाथ जी और अनिका तुरंत डॉक्टर की तरफ भागे। दीनानाथ ने कांपते हुए डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी कैसी है? ऑपरेशन सफल रहा ना? डॉक्टर माथुर ने एक नजर नितेश की तरफ देखा। नितेश ने आंखों ही आंखों में उसे एक खतरनाक चेतावनी दी, जिसका मतलब था वो बोलना है जो कहना है, वो मेरे बारे में कुछ मत बताना। इसलिए डॉक्टर माथुर ने थूक गटक कर दीनानाथ की तरफ देखकर कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए गवर्नर साहब। ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा। हमने रप्चर होने से ठीक पहले ही अपेंडिक्स को बाहर निकाल दिया। पेशेंट अब खतरे से बाहर है, लेकिन तभी अनिका ने पूछा, लेकिन क्या डॉक्टर? डॉक्टर माथुर ने नितेश की तरफ इशारा करके कहा, लेकिन आपको असल में मेरा नहीं, इस लड़के का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर ये लड़का 10-15 मिनट भी लेट हो जाता या किसी छोटे मोटे क्लिनिक में लेकर जाने की बेवकूफ़ी करता, तो हम आपकी पत्नी को किसी कीमत पर नहीं बचा सकते थे। इसने बहुत ही सही समय पर बड़ा फैसला लिया है। ये सुनते ही दीनानाथ जी ने फिर मुड़कर नितेश को एक बहुत ही भावुक नजरों से देखा। तभी दीनानाथ जी के दिमाग में एक बात आई। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब ये तो आपका हॉस्पिटल, यहाँ तो लाखों का खर्च आता है। मैंने अभी तक एडमिशन फॉर्म भी नहीं भरा, बिल का क्या होगा? मैं भी जाकर काउंटर पर सारे पैसे जमा करवा देता हूँ। उनकी यह बात सुनकर आगे से डॉक्टर माथुर ने नितेश की तरफ बहुत ही डरी हुई निगाहों से देखा और हड़बड़ा कर कहा, अरे नहीं नहीं सर, आपको बिल की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो बिल तो पहले ही भरा जा चुका है। उनकी यह बात सुनकर दीनानाथ जी और अनिका दोनों एक साथ हैरानी से बोले, भरा जा चुका है? लेकिन किसने भरा? उन दोनों की नजरें एकदम से सिद्धार्थ यानी नितेश पर टिक गई। अनिका की आंखें फिर से छोटी हो गई। जैसे उसका वो पुराना शक वापस आ रहा हो, उसने शक भरी नजरों से घूर कर पूछा, सिद्धार्थ क्या तुमने
तभी आगे से नितेश ने अपने दोनों हाथ हवा में ऐसे उठाए जैसे उसे कोई करंट लग गया। उसने घबरा कर एक बेचारे गरीब की तरह एक्टिंग करके कहा, अरे अरे नहीं नहीं सर, अनिका जी आप कैसी बात कर रही हैं? मैं एक 15,000 की नौकरी करने वाला मामूली क्लर्क इतने बड़े हॉस्पिटल का लाखों का बिल कैसे भर सकता हूँ? मेरे पास तो इस वक्त जेब में 250 रुपए पड़े हैं। मैंने कोई बिल नहीं भरा सर। मैं तो खुद घबरा रहा था कि डॉक्टर साहब कहीं माता जी को बिना पैसे के बाहर ना निकाल दे। तभी दीनानाथ ने सख्त आवाज में पूछा, तो फिर बिल किसने भरा है डॉक्टर? आगे से डॉक्टर माथुर ने अपने रुमाल से पसीना पोंछ कर वो कहानी सुनाई जो नितेश ने उसे रटाई थी। उसने रट्टू तोते की तरह कहा, सर, असल में जब लड़का आपकी पत्नी को लेकर यहाँ आया था तो उस वक्त हमारे हॉस्पिटल में एक बहुत ही बड़े समाज सेवक मौजूद थे। वो अक्सर यहाँ गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने आते रहते हैं। उन्होंने जब इस लड़के को रोते हुए देखा, पेशेंट की क्रिटिकल हालात देखी, तो उन्होंने अपनी तरफ से तुरंत सारा पैसा एडवांस में जमा करवा दिया। उन्होंने कहा कि पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। उनकी यह बात सुनकर दीनानाथ ने भावुक होकर कहा, हे भगवान, ऐसे फरिश्ते आज भी दुनिया में हैं। क्या नाम है उनका डॉक्टर साहब? मैं उनसे मिलकर उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। असल में दीनानाथ के पास भी इतनी सेविंग नहीं थी जो अपनी पत्नी का इलाज करवा पाते। अगर उनको बिल पे करना पड़ता, बेटियों की शादी के लिए जमा किए गहने बेचकर बिल भर पाते। क्योंकि वह एक ईमानदार गवर्नर थे और गवर्नर की पगार से घर चल पाता, शेविंग तो बड़ी मुश्किल हो पाती। तभी डॉक्टर माथुर ने झूठ को पूरा करके कहा, सर, उन्होंने अपना कोई पता या नंबर नहीं दिया। उन्होंने बस अपना नाम भगवान दास बताया और वो बिल भरकर तुरंत वहां से चले गए। वो अक्सर ऐसा ही करते हैं। उनके ये बात सुनकर दीनानाथ ने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान दास, सच में मेरे लिए भगवान ही का दास बनकर आया था। मैं उस नेक इंसान का ताउम्र आभारी रहूंगा। तभी अनिका ने राहत की सांस ली। उसका सिद्धार्थ पर से शक पूरी तरह से हट चुका था। तभी उसने सिद्धार्थ की तरफ देखकर मीठी और नर्म आवाज में कहा, सिद्धार्थ, तुम सुबह से भाग दौड़ कर रहे हो, तुमने कुछ खाया पिया नहीं होगा। मेरे साथ आओ, कैंटीन में कुछ खा लेते हैं। नितेश ने सिर हिलाकर बड़ी ही शराफत से कहा, नहीं अनिका जी, मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी मैं यहाँ आपके बराबर में कैंटीन में बैठकर कैसे खा सकता हूँ? मैं तो आपके बाबा के ऑफिस में काम करने वाला एक मामूली क्लर्क हूँ। तभी दीनानाथ ने तुरंत टोक कर बड़े कड़क लेकिन प्यार भरी आवाज में कहा, खबरदार सिद्धार्थ, जो आज के बाद तुमने खुद को सिर्फ मेरा क्लर्क कहा, आज से तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। अनिका बिल्कुल ठीक कह रही है। जाओ उसके साथ जाकर कुछ खा लो, मैं यहाँ सरिता के पास हूँ। अनिका ने सिद्धार्थ की बाह पकड़े और उसे अपने कैंटीन में ले गई। नितेश के दिल में उस वक्त जीत और खुशी का जश्न मन रहा था। उसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती थी जिस अनिका की एक झलक पाने के लिए वो तरसता था। जो अनिका अमीर और पावरफुल लोगों से सख्त नफरत करती थी, आज वही अनिका एक गरीब और सीधे साधे सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जा रही थी। नितेश अग्रवाल का फेंका हुआ हर एक पासा बिल्कुल सटीक बैठा। उसने ना सिर्फ अपनी माँ की कंपनी का बदला लिया, बल्कि दीनानाथ मेहता के दिल में, उनके घर में और सबसे बढ़कर अनिका के दिल में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। हॉस्पिटल के उस सफेद और शांत कैंटीन में कोने में टेबल पर अनिका और नितेश आमने सामने बैठे थे। कैंटीन में कॉफी और दवाओं की मिली जुली महक आ रही थी। अनिका ने 2 प्लेट में कुछ सादा सा खाना रखा। उसकी आंखें अभी भी अपनी माँ की फिक्र में नम थी, लेकिन चेहरे पर एक सुकून था। वही नितेश बड़े सलीके से अपना सिर झुकाए अपने प्लेट को घूर रहा था, जैसे उसे अनिका के बराबर में बैठने में संकोच हो रहा हो। तभी अनिका ने अपनी पेट से एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा और नितेश की शांत हालात को देखकर मीठी और नर्म आवाज में बोली, सिद्धार्थ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? सुबह से तुमने एक पानी का घूंट नहीं पिया। माँ को बचाते बचाते तुम खुद ही बीमार पड़ जाओगे। चुपचाप खाना शुरू करो ना। उसकी यह बात सुनकर आगे से नितेश ने धीरे से अपनी पलकें उठाई। उसकी आंखों में वो बनावटी हिचकिचाहट और मासूमियत कूट कूट कर भरी थी। उसने बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, अनिका जी, मुझे सच में बिल्कुल भूख नहीं, और मुझे मुझे आपके साथ इस तरह टेबल पर बैठकर खाते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है। आप गवर्नर साहब की बेटी हैं, इतनी पढ़ी लिखी, और मैं तो बस उनके ऑफिस में एक मामूली क्लर्क हूँ। मेरा यहाँ आपके बराबर में बैठना ठीक नहीं लग रहा। तभी अनिका ने नितेश की इस बात पर हल्की लेकिन बड़ी प्यारी मुस्कान दी। उसने हाथ का निवाला वापस प्लेट में रखा
नितेश की आंखों में सीधा देख कर कहा, सिद्धार्थ, तुम फिर से वही छोटी बात कर रहे हो। इंसान की हैसियत उसके कपड़ों और नौकरी में नहीं होती, उसके दिल और उसके कर्मों में होती है। और आज तुमने जो किया है ना, उसके बाद तुम्हारी हैसियत मेरी नज़रों में बड़ी ऊंची हो गई है। तुमने मेरी माँ को बचाया। अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भूखी रहूंगी। उसके बाद सुनकर नितेश के अंदर का शातिर आशिक खुशी से झूम उठा, लेकिन बाहर से उसने हार मानकर रोटी का टुकड़ा तोड़कर कहा, ठीक है अनिका जी, आप इतना कह रही हैं तो मैं खा लेता हूँ। तभी अनिका ने मुस्कुराकर पानी का गिलास उसकी तरफ सरकाया और बोली, ये हुई ना बात। वैसे सिद्धार्थ, मुझे बाबा ने बताया कि तुम हल्द्वानी के रहने वाले हो। यहाँ अकेले रहते हो, तुम्हें यहाँ शहर में कोई परेशानी तो नहीं होती? सिद्धार्थ का नाम अनिका के होठों पर बार बार सुनकर नितेश को बड़ा अब मौका मिल रहा था उसने पुरानी प्लानिंग को लागू करने का, जिसके जरिए वो अनिका के और करीब जा सकता था। नितेश ने खाना चबाना बंद किया। उसने बड़े ही संकोच के साथ अपनी उंगलियों को आपस में फंसा कर कहा, अनिका जी, मैं आपसे एक बात कहूं, अगर आपको बुरा न लगे तो? अनिका ने आंखें बड़ी करके पूछा, बुरा क्यों लगेगा, बोलो ना, क्या बात है? नितेश ने गहरी सांस ली और आवाज में अपनापन और थोड़ी झिझक लाकर बोला, अनिका जी, आप मुझे बार बार सिद्धार्थ कहकर बुला रही हैं। मुझे पता है मेरा नाम यही है, लेकिन लेकिन मेरे गांव में मेरी माँ और वो लोग मुझे अपना मानते हैं, जो मेरे करीब हैं, वो मुझे सिद्धार्थ नहीं कहते, वो बड़े प्यार से सिद्धू कहते हैं। सिद्धार्थ नाम सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अजनबी इंसान से बात कर रहा हूँ। ये कहते हुए नितेश ने एक पोज लिया और अनिका की आंखों में बड़ी गहराई से देखकर बोला, आज आपने और आपके परिवार ने मुझे इज्जत दी है, मुझे अपना मानकर इस टेबल पर बिठाया, तो अगर आप भी मुझे अपना मानती हैं, अगर आप भी मुझे कोई गैर नहीं समझती, तो क्या आप मुझे आज से सिद्धू कहकर बुला सकती हैं? मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं अपने घर वालों के बीच में बैठा हूँ। नितेश का यह डायलॉग किसी तीर की तरह अनिका के दिल के पार हो गया। उसकी आवाज में इतनी सादगी, इतना दर्द और इतना अपनापन था। अनिका का दिल पूरी तरह से मोम हो गया था। अनिका जोर से मुस्कुरा पड़ी। उसकी वो मुस्कान इतनी खूबसूरत थी कि नितेश कुछ पल के लिए अपना नाटक भूलकर उसे देखता रह गया। तभी अनिका ने सिर हिलाकर बड़े ही चुलबुले और प्यार भरे अंदाज में कहा, बस इतनी सी बात। मुझे लगा पता नहीं तुम क्या मांगने वाले हो। ठीक है, आज से तुम मेरे लिए सिद्धार्थ नहीं, सिर्फ सिद्धू हो। लेकिन सिद्धू, ये उंगली उठाकर नितेश की तरफ थोड़ा सा अधिकार जताकर बोली, मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें घर वालों की तरह सिद्धू बुलाऊं, तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। ये सुनकर नितेश ने कहा, कैसी बात? अनिका जी, आप हुक्म कीजिए, मैं सब मानूंगा। अनिका ने हंसकर कहा, ये तो जो बात बात पर मुझे अनिका जी कहते हो ना, ये जी लगाना बिल्कुल बंद कर दो। मुझे ये जी सुनकर बड़ा अजीब लगता है, जैसे मैं कोई बुजुर्ग महिला हूँ। हम दोनों की उम्र लगभग एक जैसी है। आज से हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, इसलिए आज से तुम मुझे सिर्फ अनिका बुलाओगे, और ये जी या मैडम नहीं। मंजूर है? उसको ये बात आगे कहकर नितेश ने उस चेहरे पर बड़े ही प्यार और कृतज्ञता भरी मुस्कान लाकर बोला, हाँ हाँ, मंजूर है अनिका। उस अनिका शब्द को बिना जी लगाए बोलते वक्त नितेश के दिल में जो सुकून उतरा, वो बयां नहीं किया जा सकता था। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और बहुत ही खुशनुमा माहौल में अपना खाना खत्म किया। एक छोटी सी कैंटीन की टेबल पर एक बहुत ही गहरी दोस्ती, शायद उससे भी कुछ बड़े रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी। खाना खाने के बाद वो दोनों इमरजेंसी वार्ड के बाहर दीनानाथ जी और रिया के पास पहुंचे। तभी रिया ने नितेश को देखकर चहक कर कहा, अरे वाह सिद्धार्थ भैया, आप और दीदी तो बड़े जल्दी खाना खाकर आ गए। मम्मा को अभी होश आ गया है, डॉक्टर साहब अंदर चेकअप कर रही है। तभी दीनानाथ ने राहत की सांस लेकर कहा, हाँ बेटा। सरिता ने आंखें खोल ली। वो सबसे पहले तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, कह रही थी अगर सिद्धार्थ ना होता तो आज अनर्थ हो जाता। तभी अनिका ने बाबा की बात को बीच में काट कर मुस्कुरा कर कहा, बाबा, मैंने सिद्धू को मना कर दिया मुझे जी कहने से। हमने तय किया है कि हम उसे सिद्धू बुलाएंगे। ये बात सुनकर दीनानाथ बड़े प्यार से नितेश के कंधे पर हाथ रखकर बोले, बहुत अच्छा किया अनिका, ये लड़का सच में हमारे घर का एक मेंबर जैसा है। तभी ओटी का दरवाजा खुला और डॉक्टर माथुर बाहर आए। उनके चेहरे पर एक बड़ी संतुष्ट मुस्कान थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मुबारक हो गवर्नर साहब, सरिता जी पूरे खतरे से बाहर हैं, तेजी से रिकवरी कर रही हैं। तभी दीनानाथ ने पूछा, क्या हम उन्हें देख सकते हैं डॉक्टर साहब? उन्हें हॉस्पिटल से बड़ा डर लगता है। माथुर ने एक नज़र खुफिया डाली नितेश की तरफ, और जैसे सरिता को जल्द से जल्द डिस्चार्ज कर दे ताकि मेहता परिवार पर कोई शक या दबाव न बने। इसलिए डॉक्टर माथुर ने अपना गला साफ करके कहा,
जी बिल्कुल गवर्नर साहब, आप आज उन्हें शाम को घर लेकर जा सकते हैं। अनिका ने थोड़ी चिंता जताकर पूछा। आज शाम को? लेकिन डॉक्टर साहब, अभी तो उनका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, क्या इतनी जल्दी घर लेकर जाना ठीक होगा? डॉक्टर माथुर ने बड़े ही सलीके से झूठ बोलकर नितेश ने जो उनके मुंह में डाला था उसने कहा, अनिका जी, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। असल में सरिता का जी का ऑपरेशन जो हुआ है वो पुराने चीर फर वाली तकनीक से नहीं, वो एक रोबोटिक लेजर टेक्नोलॉजी से हुआ है। और इस तकनीक में कोई बड़ा जख्म या कट नहीं लगता, बस एक छोटी सी दूरबीन से पूरा अपेंडिक्स निकाल दिया जाता है। सरिता जी को मुश्किल से 2-4 छोटे टाँके आए हैं। उन्हें आप इस तरह किसी दर्द या इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं। वो शाम तक खुद को अपने पैरों पर चलकर घर जा सकती है। हम उन्हें शाम तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उनका फुल बॉडी चेकअप करेंगे और फिर आप उन्हें खुशी से घर लेकर जा सकते हैं। उनकी ये बात सुनकर दीनानाथ ने हैरानी और खुशी से कहा, नई रोबोटिक तकनीक? लेकिन डॉक्टर साहब, इस तकनीक में लाखों का खर्च आता है, मैंने सुना है कि बड़ी महंगी होती है। तभी डॉक्टर ने बात को संभाल कर कहा, गवर्नर साहब, तकनीक महंगी तो बहुत है, लेकिन लेकिन वो जो भगवान दास थे ना, जिन्होंने सारा बिल भरा, उन्होंने हॉस्पिटल प्रशासन को सख्त हिदायत दी कि पैसों की कमी नहीं आनी चाहिए और दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक से पेशेंट का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। उन्होंने सारा पैसा एडवांस में डाल दिया था। तभी दीनानाथ ने शुक्रिया अदा करके कहा, हे भगवान, पता नहीं वो भगवान दास कौन थे, पर वो सच में कोई देवता ही थे। मैं उनका एहसान नहीं भूलूंगा। और उसी शाम पूरा फुल चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने सरिता को डिस्चार्ज कर दिया। सरिता व्हीलचेयर पर बैठकर बाहर आई, लेकिन चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। उन्होंने तेज को देखकर सिर पर हाथ रखा और भर्राई आवाज में कहा, मेरे लाल, तूने आज इस माँ की जान बचा ली। भगवान तुझे दुनिया की सारी खुशियां दे। नितेश ने अदब से पैर छुए और कहा, माताजी, ये तो मेरा फर्ज था। आप ठीक हो गई, मेरे लिए बस यही सबसे बड़ी खुशी है। इसके बाद नितेश ने खुद आगे बढ़कर हॉस्पिटल के बाहर एक बड़ी सी टैक्सी रुकवाई। उसने बड़ी सावधानी से सरिता जी को गाड़ी में बैठाया। दीनानाथ जी, अनिका और रिया भी गाड़ी में बैठ गए। तभी दीनानाथ जी ने नितेश से कहा, तुम भी बैठो सिद्धू, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। आगे से नितेश ने आगे वाली सीट का दरवाजा खोलकर कहा, अरे नहीं सर, मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा। मैं आपको घर तक छोड़कर फिर वहां से चला जाऊंगा, मुझे माताजी की फिक्र है। उसके इतना कहते ही गाड़ी मेहता हाउस की तरफ बढ़ चली। पूरे रास्ते अनिका की नजरें शीशे में बार बार सिद्धू पर जा रही थी। उसकी वो सादगी और फिक्र और दूसरों के लिए कर गुजरने का जज्बा अनिका को ये सब बड़ा इम्प्रेस कर रहा था। मेहता हाउस पहुंचकर दीनानाथ जी ने नितेश के साथ मिलकर सरिता को उनके बेडरूम पहुंचाया। जब सब कुछ सेटल हो गया तो नितेश ने दरवाजे के पास खड़े होकर अपने हाथ जोड़े, बड़े आज्ञाकारी स्वर में कहा, सर, माताजी को आराम की जरूरत है। दवाइयों का पर्चा मैंने टेबल पर रख दिया, अब मैं चलता हूँ। कल सुबह ऑफिस में आपसे मिलता हूँ। तभी सरिता जी ने बिस्तर से आवाज देकर कहा, अरे कहाँ जा रहे हो सिद्धू, रात बहुत हो गई बेटा, खाना खा कर जाओ। तभी नितेश ने मना करके कहा, अरे नहीं माताजी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, आप लोग आराम कीजिए। देवनाथ ने आगे बढ़कर नितेश के कंधे थपथपा कर कहा, ठीक है बेटा, तुम जाओ, तुमने आज बड़ी मेहनत की। तुम्हारा कमरा कहाँ है, तुम कैसे जाओगे? नितेश ने मुस्कुरा कर कहा, सर मेरा कमरा यहाँ पास ही है, वो शर्मा जी के मकान में, मैं पैदल चला जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। तब अनिका पीछे से आई। उसने नितेश की तरफ देखकर कहा, सिद्धू। आगे से नितेश ने मुड़कर अनिका की आंखों में देखा और नर्म आवाज में पूछा, हाँ अनिका? अनिका ने बड़े अधिकार और अजीब से अपनेपन के साथ कहा, अपना ध्यान रखना, कल सुबह ऑफिस जाने से पहले एक बार घर होकर जाना। मैं मम्मा के हाथ का बना हुआ तुम्हारे लिए भी टिफिन पैक कर दूंगी, अब से तुम बाहर का खाना नहीं खाओगे। उसकी यह बात सुनकर नितेश का दिल खुशी से बल्लियों से उछलने लगा। उसने मुस्कुरा कर कहा, जी ठीक है, अब गुड नाइट। ये कहते हुए नितेश मुड़ा और घर से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में वापस अपने छोटे सीलन भरे और घुटन वाले कमरे में खड़ा था, लेकिन आज वो कमरा उसे किसी महल से कम नहीं लग रहा था। उसने दरवाजा बंद किया और अपने पुराने शर्ट उतार कर हवा में उछाल दी और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी वो खौफनाक और जुनूनी हंसी कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। उसने चलते हुए बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, तूने कर दिखाया नितेश, तूने कर दिखाया। अनिता मेहता ने आज तुझे अपना दोस्त मान लिया, उसने तुझे सिद्धू कह दिया और वकड़ो दीनानाथ तुझे अपना बेटा मान बैठा है। नितेश अग्रवाल का ये माया जाल इतना पक्का है कि इसे कोई तोड़ नहीं सकता। बस कुछ दिन और, फिर वो अनिका खुद चलकर मेरी बाहों में आएगी।
नितेश एक पागल आशिक की तरह खुद से बातें कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मेहता हाउस का माहौल बिल्कुल अलग था। सरिता जी कमरे में दीनानाथ जी, अनिका और रिया बैठे थे। पूरे घर में आज किसी की चर्चा हो रही थी तो सिर्फ और सिद्धू की हो रही थी। सरिता जी ने तकिए के सहारे सिर टिकाकर कहा, मैं तो अभी भी कांप रही हूँ, ये सोचकर कि अगर वो लड़का आज आपका खाने लेने ना आता तो मेरा क्या होता। पता नहीं किस मिट्टी का बना है वो सिद्धू। आज के जमाने में ऐसे निस्वार्थ भाव किसी में नहीं होते। और वहीं अनिका की आंखों में भी कुछ अलग ही चल रहा था। क्या करेगी अनिका? क्या अनिका कभी प्यार ना कर बैठे नितेश से, सिद्धू समझकर? जानेंगे आगे के एपिसोड में दोस्तों। तब तक के लिए कहानी को लाइक